स्टूडेंट्स, आजकल हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिटेल में। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वहां पे हमने देखा कि जो फोर्स है, जब ये फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं तो ये बॉडी पे कौन सी चेंज लाता है। उसकी वेलोसिटी चेंज करता है, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता है, उसका स्टेट ऑफ लीनियर मोशन वो चेंज करता है, यानी कि उसकी लीनियर मोमेंटम भी चेंज करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तब हमने डिटेल में डिस्कस किया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वहां से हमने देखा है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करता है तो वो फोर्स कितना है। ठीक है ना, यानी कि द फोर्स दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें देता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उनके दरमियान हमें वो रिलेशन देता है। उस रिलेशन की मदद से किसी बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आती है बारी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट व्हाट फोर्स। इट टेल्स अस अबाउट द फर्स्ट लॉ भी फोर्स के बारे में बात करता है, सेकंड लॉ भी फोर्स के बारे में ही बात करता है, जो थर्ड लॉ है ये भी फोर्स के बारे में बात करता है। नाउ ये हमें बताता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फोर्स। यह हमें बताता है जो फोर्स का ओरिजिन है वो क्या है। इट टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ फोर्स। इज दिस क्लियर? तो ये ओरिजिन ऑफ फोर्स क्या है वो भी पता चलेगा हमें। ठीक है, फोर्स कैसे एक्ट करता है किसी बॉडी पर, हाउ द फोर्स ऑकर्स। ठीक है ना, ये अभी पता चलेगा। तो हम अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं क्या है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं डायरेक्ट, फिर वही एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, उसी की तफसीर करेंगे। तो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू every action there is always an equal and opposite reaction. This is the statement of Newton's third law of motion। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, पर जब ये स्टेटमेंट अभी हम खोलेंगे, इसकी तफसीर करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें कितनी बातें हैं। ठीक है ना, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन है। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के साथ एक रिएक्शन है। ठीक है, एक एक्शन के साथ एक रिएक्शन है। जब भी एक्शन होगी उसके साथ रिएक्शन है। यहां पे लिखेंगे तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मीन्स दे ऑकर टुगेदर, यानी कि अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन ही है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। हमेशा उसको रिएक्शन मिलेगी, जब भी एक्शन होगी उसको रिएक्शन मिलेगी। तो एक्शन के साथ साथ रिएक्शन भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक्शन होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे, या हम नहीं कह सकते हैं कि रिएक्शन के बगैर एक्शन है। ठीक है, या हम ये भी नहीं कह सकते एक्शन के बगैर रिएक्शन है। तो यहां पे लिखेंगे रिएक्शन is not possible without action। मतलब जब तक एक्शन नहीं होगी तब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा हमें। तो रिएक्शन के लिए एक्शन जरूरी है। तो इस तरह भी कह सकते हैं। फिर क्या, एक्शन यानी कि एक्शन जब होगी तब रिएक्शन भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब क्या, एक्शन पॉसिबल विद रिएक्शन, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड एक्शन
is not possible without reaction. Is this clear? फिर अभी हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में. रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक एक्शन नहीं होगी. ठीक है ना. एक्शन भी पॉसिबल नहीं है रिएक्शन के बगैर. इस इज क्लियर टू. जब एक्शन होगी जरूरी रिएक्शन भी होगी, जब रिएक्शन होगी उसके साथ साथ एक्शन भी होनी जरूरी है. इस इज क्लियर टू. तो इट मीन्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन जो है दे ऑकर टुगेदर. ठीक है ना. एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर टुगेदर. ये एक साथ वाक़ा होते हैं. एक्शन रिएक्शन एक साथ वाक़ा होते हैं. ठीक है ना. जब एक्शन किसी पर एक्ट करेगा रिएक्शन भी एक्ट करेगा. इज दिस क्लियर टू यू. एक्शन रिएक्शन ऑकर टुगेदर. ये अलग अलग नहीं होते. यानी कि खाली एक्शन नहीं होगा, खाली रिएक्शन नहीं होगा. एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर टुगेदर. ये यहां से हमने समझ लिया है. अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्शन. एक्शन इज इन आवर डेली लाइफ. एक्शन में हैव डिफरेंट मीनिंग, बट इन द फिजिक्स द एक्शन मीन्स फोर्स. In physics, action means force. ठीक है. And the reaction also means force. डेली लाइफ में इसका मतलब कुछ और हो सकता है, मगर फिजिक्स में इसका मतलब फोर्स है. एक्शन का भी मतलब है फोर्स, रिएक्शन का भी मतलब है फोर्स. ठीक है ना. एक्शन इज नॉट समथिंग एंड रिएक्शन इज समथिंग डिफरेंट. ऐसा नहीं है. एक्शन कुछ है और रिएक्शन कुछ और है. ठीक है ना. जो एक्शन है वही रिएक्शन भी है, लेकिन जो एक्शन का मतलब है वही रिएक्शन का भी मतलब है. तो इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ एक्शन, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन. दोनों फोर्स है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है, चाहे वेदर देयर इज एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और इवन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, डजंट मैटर. चाहे एक्चुअल कांटेक्ट हो या ना हो, जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है वो फोर्स या एक्शन होगा या रिएक्शन. ठीक है ना. या एक्शन और रिएक्शन. इन दिस कंटेक्स्ट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन. जब भी कोई फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पर कहीं पे भी दुनिया में, या वो एक्शन होगी या वो रिएक्शन होगी. इज दिस क्लियर. तो याद रखना. तो ओनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर, एक्शन एंड रिएक्शन. बोथ आर फोर्सेस. इज दिस क्लियर टू. अभी हमने बता, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है. हमने बता दिया एक्शन भी फोर्स है रिएक्शन भी फोर्स. मगर एक्शन जब होगी फोर्स है, उसके साथ रिएक्शन भी होगी. यानी अलग अलग ये आकर नहीं हो सकते, अलग अलग ये एक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. यानी कि एक्शन होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा तो एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है. हमने अभी बता दिया. तो इट मीन्स दैट ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है. तो इसका मतलब है फोर्स एंड फोर्स आकर टुगेदर. है ना. टुगेदर मीन्स पेयर्स. तो इट मीन्स दैट फोर्स इज always occur in pairs. ठीक है. हमेशा जोड़ी जोड़ी में आता है एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन. जब एक्शन होगी इसका साथ रिएक्शन. फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स. एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. जब एक फोर्स एक्टिव, जब एक फोर्स होगा उसके साथ दूसरा फोर्स भी होगा. वो दूसरा फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू द फर्स्ट वन. So it means that forces always occur in pairs. This according to Newton's third law of motion. ये पहली बात है. Forces always occur in pairs. ये किसे पता चले? पता चलता है to every action there is a reaction. और वो दोनों फोर्स क्या है आपस में, इक्वल एंड अपोजिट. Is this clear to you? Forces always occur in pairs. A single force do not occur in nature. Is this clear to you? ये बात याद रखना. This is very important point here. This is to be kept in mind. And now I will give some examples here. Action and reaction के बारे में. ठीक है. तो let's consider a spring. एक spring हम ले लेंगे, उस पे किसी टेबल पे रखेंगे and then press the spring. ठीक है ना. उसको प्रेस करेंगे, हाथ से उसको प्रेस करेंगे. ठीक है ना. यानी कि अब उसको जब हाथ से हम प्रेस करते हैं, what will happen? The compress the spring by the force of your hand. हाथ के फोर्स से हम इसको कंप्रेस करेंगे. When we compress the spring by the force of our hand in turn
feels a force in opposite direction and that force comes from within the spring. ठीक है ना, जब हम स्प्रिंग पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं हाथ से, ठीक है, तो फोर्स फील करता है एक फोर्स दैट कम्स फ्रॉम विद इन स्प्रिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन. हम यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें लग रहा है कोई वहां से फोर्स हमें अप्लाई कर रहा है हमारे हाथ को ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में. जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा हाथ उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्शन. जो वहां से वापस फोर्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है ना. इसी तरह से यहां से मान लीजिए एक स्प्रिंग है इस तरह, इसको किसी टेबल पे रख दिया हमने, तो यहां से जब हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, हाथ से, जब हम इसको हाथ से प्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन. ठीक है. अब ये स्प्रिंग, अवर हैंड फील्स अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है ना. दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द हैंड. दिस इज द रिएक्शन. दिस इज क्लियर टू. एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल अपोजिट डायरेक्शन. तो इसी तरह से एक और एग्जांपल दे देते हैं. व्हेन वी थ्रो ए बॉल, अगर एक बॉल है उसको थ्रो करेंगे ऑन वॉल, ठीक है, एक बॉल, टेनिस बॉल या रबर बॉल, उसको दीवार पे दे मारेंगे, ठीक है. व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यहां पे दीवार है मान लीजिए, जैसे वॉल हियर, ठीक है. ओके, इस पे हम बॉल फायर करेंगे, एक बॉल को फायर करेंगे, रबर बॉल और टेनिस बॉल विद सम फोर्स, ठीक है. सपोज ए विद द फोर्स, इट इज मूविंग विद फोर्स एफ, या इसको हम थ्रो करेंगे, ठीक है. अभी इसने फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, जब ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, जब हम इसको थ्रो करेंगे एंड देन फाइनली इट स्ट्राइक्स द वॉल. यहां पे स्ट्राइक करेगा, इट एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द वॉल, सपोज एफ, ठीक है. जब हम इसको थ्रो करते हैं टूवर्ड्स वॉल, ये आगे जा रही है, देन फाइनली इट स्ट्राइक्स द वॉल हियर, ठीक है. जो हमने इसको फोर्स अप्लाई किया, जो ही ये बॉल इसको टच करती है, द बॉल एक्सर्ट्स फोर्स एफ ऑन द वॉल. दिस इज वॉल हियर, ठीक है. दिस इज बॉल, ठीक है. एट द सेम टाइम, उसी वक्त ये जो दीवार है, ये इसको वापस फोर्स एक्सर्ट करेगी इन द रिवर्स डायरेक्शन. दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज रिएक्शन. ये भी फोर्स ही है, एफ डैश हम नाम रखेंगे इसका. तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन. इज दिस क्लियर टू यू? इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन. जब हम बॉल फेंकते हैं दीवार पर, वो वापस आती है. वो वापस क्यों आती है? इसका मतलब है वहां से एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो उस बॉडी पर एक्सर्ट होता है, और वो बॉल वापस आ रही है फ्रॉम द वॉल. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो यहां पे देखिए, जब ये बॉल दीवार पे फोर्स एक्सर्ट करती है एफ, दिस कॉल्ड एक्शन, और ये दीवार वापस इक्वल फोर्स इस बॉल पर एक्सर्ट करती है इन द रिवर्स डायरेक्शन. इट इज ड्यू टू दिस इज कॉल्ड रिएक्शन. जो फोर्स बॉल एक्सर्ट करते हैं, इट इज एक्शन. जो दीवार बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, दिस कॉल्ड रिएक्शन. और ये इसी रिएक्शन की वजह से वापस आती है. Action and reaction. So it means that the rebounding of ball is because of what? Action and reaction is according to Newton's third law of motion. ठीक है. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि when we walk on ground, the walking is again because of what? Action and reaction. Walking is again because of action and reaction. अगर action reaction नहीं होगा तो हम we can't walk. ठीक है. It is because of what? Action and reaction. कैसे? यहाँ पे मैं बता दूंगा. मान लीजिए जब हम चलते हैं, हमारा पैर इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है. दिस इज आवर फुट, ठीक है. जब हम चलते हैं, व्हाट वी डू, वी प्रेस द ग्राउंड बैकवर्ड्स. हम पीछे की तरफ इसको प्रेस करते हैं, वो पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, यानी कि वी एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ग्राउंड बैकवर्ड्स. इस तरह से हम पुश करते हैं इसको, इस डायरेक्शन में इसको हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं. एफ इज द फोर्स, ठीक है. एंड इन टर्न द ग्राउंड पुशेस अस विद द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इस तरह से हम हमें आगे की तरफ धक्का मिलता है. वो धक्का कहां से आता है, वो पुश कहां से आता है? दैट कम्स फ्रॉम द
ग्राउंड हमें उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है as a relative in opposite direction. So this is the reaction of the earth, reaction of ground, equal and opposite. And the component of this reaction, आप इसको रिजॉल्व करेंगे. एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज R1, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या RH लिखेंगे. एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज R परपेंडिकुलर या RV से भी लिख सकते हैं. दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट makes us to move in forward direction. इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट से क्या होगा, हमारा वेट थोड़ा सा यानी कि बैलेंस, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हमारा वेट बैलेंस करता है. इट बैलेंस आवर वेट. बट इज क्रिएटिव, क्योंकि हम ऊपर नहीं जाते हैं ना हम नीचे जा रहे हैं, तो हमारा वेट कौन बैलेंस कर रहा है? इट इज दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच बैलेंस आवर वेट. ठीक है ना. एंड RH क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन which pushes us, by which we can move in forward direction. Is this clear to you? Okay, this is another example. तो इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स है. स्विमिंग, ठीक है ना. जब हम स्विमिंग करते हैं, what we do, we push the water by our hands backwards. इस तरह से हम पानी को पुश करते हैं backwards. ठीक है. This is action. And in turn, the water pushes us इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. और वाटर हमें वापस पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज हाउ वी स्विम. ठीक है ना. दिस इज हाउ ए स्विमर स्विम्स. ठीक है ना. इस तरह से दिस इज अगेन, सो इट मीन्स दैट द स्विमिंग इज अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्शन एंड रिएक्शन. इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स है इन आवर डेली लाइफ. ठीक है. इसी तरह से फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन, फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक है ना. तो जो रॉकेट होता है उसमें क्या होता है? उसके अंदर जो फ्यूल होता है जब वो जलता है, उसके जलने से बहुत सारा गैस, हाईली कमर्शियल गैस प्रोड्यूस हो जाता है. वो नोजल से बाहर आ जाता है. जो वो बाहर आता है विद सम फोर्स, दैट इज एक्शन. ठीक है ना. तो रॉकेट आगे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज द रिएक्शन. ठीक है ना. वो मैं इस तरह से समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बैलून. ये बैलून मेरे हाथ में है. दिस नाउ एयर फिल्ड बलून. ठीक है. अब देखिए अंदर जो एयर है इट इज कंप्रेस्ड एयर. अगर यहां से मैं इसको यहां छोड़ दूंगा, ठीक है ना, इसकी जो नेक है, मान लीजिए नोजल है, इसको मैंने बंद करके रखा है. अगर मैं इसको छोड़ दूंगा यहां से एयर बाहर आ जाएगी विद सम फोर्स. ठीक है ना. जो अंदर कंप्रेस्ड एयर है वो बाहर आ जाएगी विद सम फोर्स. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, ये बलून अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल हैपन. मैं इसको छोड़ रहा हूं. इज दिस क्लियर? जो ही मैं इसको छोड़ रहा हूं, इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. हवा यहां से आ रही है, ये उधर की तरफ जा रहा है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? द रॉकेट. ठीक है. एक्शन रिएक्शन. दोबारा दिखाएंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. ट्राई टू सी हियर अगेन, वंस अगेन. ठीक है. ये जा रहा है ऊपर. इसी तरह से इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट भी ऊपर जाता है. बैलून से मैंने दिखा दिया. तो दिस अगेन बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन. इन ऑल दीज एग्जांपल्स, जो भी एग्जांपल मैंने दिखा दी, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कांटेक्ट. ठीक है ना. देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर. एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है. यहां पे देखिए ये एग्जांपल, यहां पे हैंड है. दिस हैंड, ये हैंड क्या करता है? इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन व्हाट? ऑन स्प्रिंग. ठीक है. कंप्रेस करता है इसको, दिस एक्शन. तो यहां से स्प्रिंग वापस फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज रिएक्शन. ये रिएक्शन है. इसी तरह से जब बॉल हमने मारी किस पर? दीवार पर. फोर्स, ये बॉल जो है इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन व्हाट? ऑन द बॉल. दिस एक्शन. तो दीवार इसको इस पर वापस फोर्स एक्सर्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द रिएक्शन. ठीक है. एक्शन एंड रिएक्शन. दिस इज क्लियर. इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है ना. तो यहां पे भी दीवार एंड बॉल के दरमियान इंटरेक्शन है. यहां पे इंटरेक्शन किसके दरमियान? हैंड एंड स्प्रिंग. ठीक है. सो इट मीन्स दैट जब ये एक्शन रिएक्शन होता है, वहां पे दो ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या होता है? इंटरेक्शन. दिस कॉल्ड म्यूचुअल इंटरेक्शन. दिस एक्शन रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन two objects
ठीक है। एक्शन रिएक्शन जब होता है, इट इज ड्यू टू द व्हाट, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द ओरिजिन ऑफ फोर्स। यहां से फोर्स कहां से आ रहा है, एक्शन रिएक्शन कहां से आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो एक्शन एंड रिएक्शन, force of action and force of reaction is due to what? Is due to mutual interaction between two objects. अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक सिस्टम है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें एक्शन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक दूसरी बॉडी ना हो जिस पर वो एक्शन करे और वो दूसरी बॉडी उस पर वापस रिएक्शन करे, ठीक है ना, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जब एक्शन रिएक्शन होता है, बोथ आर टेकन at the same time, वो एक साथ आते होते हैं, they occur at the same time. Is this clear to you? So this is another point. Action reaction जो है, what is the origin of action reaction? It is the mutual interaction between the two objects. So action reaction is due to the mutual interaction between two objects. दो ऑब्जेक्ट्स की बात आ रही है यहाँ पे। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करेंगे तभी फोर्स एक्ट करता है, तभी उसी वक्त फोर्स होगा। अगर वो दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फोर्स नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू यू? दिस इंटरेक्शन मींस फोर्स। इंटरेक्शन मींस एक्चुअली फोर्स। इज दिस क्लियर टू यू? अब देखिए, तो दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शन की वजह से एक्शन रिएक्शन होता है। तो जब दो बॉडीज के दरमियान होता है तो एक्शन हमेशा होती है एक बॉडी पर, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर। दिस इज अनदर पॉइंट। एक्शन एक्ट्स ऑन one object, interacting object, one interacting object, always यहां पे लिखेंगे action always acts on one interacting object and reaction always acts on second interacting object, ठीक है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे होती है हमेशा, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं है एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे। अगर ऐसा होता दोनों यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते, एक्शन और रिएक्शन इक्वल अपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाते, तो बॉल वापस नहीं आती। जब हम बॉल दीवार पे मारते हैं तो बॉल वापस आती है। इसका मतलब क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन है वहां पे। अगर एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते तो बॉल वापस नहीं आती, बॉल वापस आती है। इसका मतलब है जब टू कैरम कॉइन्स या टू बॉल्स, टू बिलियर्ड बॉल्स आपस में टकराते हैं, अगर इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, स्ट्राइक ईच अदर, ठीक है ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये वापस यहां जा रही है अपोजिट डायरेक्शन, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ एक्शन एक बॉडी पे है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे है। अगर एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे होती तो वो कैंसिल हो जाती। इज दिस क्लियर टू यू? ऐसा नहीं है। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन on different interacting bodies. Action acts on one interacting body and reaction acts on another interacting body. Is this clear to you? This is another point. तो ऐसा भी नहीं है अगर एक्शन आ जाए, ऐसा नहीं है जो हम बॉल दीवार पे मारते हैं ना, ये बॉल उसी वक्त वापस आ जाती है। ऐसा नहीं कि बॉल मैंने फेंकी दीवार पर, फिर ये इस पर चिपकी रही फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, ठीक है ना, या कुछ दिन के लिए चिपकी रही तो कुछ सेकंड के बाद ये वापस आएगी वहां से, ऐसा नहीं है। Is this clear to you? जो ही हम बॉल किसी दीवार पे मारते हैं उसी वक्त ही वापस आती है। इसका मतलब ये है कि एक्शन अगर हमने आज किया, रिएक्शन कल नहीं मिलेगी, रिएक्शन उसी वक्त मिलेगी जब एक्शन होगी, ठीक है ना। तो उसमें उनमें टाइम लैग भी नहीं है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द टू, ठीक है ना, दे ऑकर साइमल्टेनियसली। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन and reaction always occur simultaneously at the same instant of time। जब एक्शन होगी उसी वक्त साथ साथ
देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द टू, पहले एक्शन हो फिर रिएक्शन हो, ऐसे क्लियर हो, एक्शन एक बॉडी पे होगी एंड रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगी और दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ होंगे। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द टू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अब ये एक्शन एंड दो फोर्सेज है, एक बॉल दीवार पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दीवार वापस इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब अपनी मर्जी है क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो हम किसको एक्शन कहें। हमने अभी कहा यहाँ पे हैंड जो एक्सर्ट फोर्स करता है स्प्रिंग पे, इसको कहते हैं एक्शन। तो जो ये स्प्रिंग वापस फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा, इसको रिएक्शन कहेंगे। बोथ एक्ट्स साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली, इज दिस क्लियर टू यू। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करता है हमारे हाथ पर, हम उसी को एक्शन कहें, हम उसको भी एक्शन कह सकते हैं, फिर ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इज दिस क्लियर, यानी वी कॉल एनी वन ऑफ द टू एज एक्शन एंड द अदर रिएक्शन, दूसरे को हम रिएक्शन कहेंगे। अब अपनी मर्जी है, जो फोर्स स्प्रिंग एक्सर्ट करता है उसको एक्शन कहें, तो हम जो फोर्स हैंड एक्सर्ट करता है उसको रिएक्शन कह सकते हैं, बिकॉज बोथ और taking place both occur at the same time, same instant of time, simultaneously. This is very important point here, ठीक है ना। इसी तरह से जो एक्शन रिएक्शन होता है, whether the bodies are in motion, ठीक है ना, और at rest, चाहे बॉडीज रेस्ट पे हो चाहे बॉडीज मोशन में हो, रेस्ट पे भी एक्शन रिएक्शन होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मोशन में हो तब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑब्वे होता है, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन वहां पे भी होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट। सपोज ए टेबल, एक टेबल है, इस पर हमने एक बुक रखी है यहाँ पे। सपोज ए बुक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस टेबल, दिस ए बुक हियर, हमने किताब रखी है टेबल टॉप पर, ठीक है, दिस ए बुक। अब यहां पे देखिए, जो वेट ऑफ बुक है ना, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट, एंड दिस वेट, ये जो बुक है, इट इज सपोर्टेड बाय व्हाट, टेबल। टेबल पे रखिए, इसको टेबल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जब जो वेट है ना, जो बुक है, इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द टेबल, और कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं टेबल पर, दैट इज इक्वल टू द वेट। सो वेट इज एक्शन, ठीक है ना। As the book is supported by the table, therefore the book exerts force on what, table, and the force exerted by the book on the table is equal to what, weight of the book. It's action, and in turn the table exerts equal amount of force on the book in opposite direction, and that is called reaction. This is reaction, ठीक है ना। So reaction, this is called normal reaction. It is exerted by what, this table. The table exerts the force on what, book. This is called reaction, normal reaction, and it is this normal reaction which balances the weight of the object, which balances the weight of the of this book. Is this clear to you? Okay. तो यहाँ पे भी action reaction है. This is called action. This is called reaction. Reaction. ये भी force है, ये भी force है. W भी फोर्स है, R भी फोर्स है, F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, चाहे बॉडीज रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, मोशन में भी एक्शन रिएक्शन होता है, रेस्ट पे भी एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज consider two interacting bodies. Suppose F, A, B be the force on A, on body A. Suppose we have two objects, two bodies are there. This body A, this body B, this A and this is B. ठीक है, ये इस पे एक्सर्ट करती है फोर्स, इस पे एक्सर्ट करती है फोर्स, ठीक है। F A be the force on body A due to body B. देखिए बॉडी B A पर एक्सर्ट करती है फोर्स, जी इस पे एक्सर्ट करती है फोर्स, ठीक है, ओके। इन विच डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन F A B,
और ये बॉडी इस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। उसको नाम देंगे FBA। एंड FBA इज द फोर्स एक्सर्ट ऑन B, बॉडी B बाय बॉडी A। यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू बॉडी A। देन अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? FAB जो होगा, FAB it would be equal and opposite direction opposite, equal to what? FBA। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। वो कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन बिटवीन दीज टू फोर्सेस, जो इनके दरमियान जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन की है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FAB एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FBA, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दे आर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना? इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एंड व्हाट दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। इज दिस क्लियर टू यू? This is the mathematical expression for what? The Newton's third law of motion. To every action, there is always equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. Is this clear? तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं Newton's third law of motion. तो अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. We can also prove this Newton's third law of motion. And let me tell you one thing here that जहाँ पे भी जो भी एग्जाम्पल मैंने दी है, there is the actual physical contact between the two interacting objects, and this is not necessary. ठीक है ना? The two objects interact with each other even at a distance. ठीक है? तो जब भी वो इंटरेक्ट करेंगे, चाहे एक्चुअल कांटेक्ट हो या एक्चुअल कांटेक्ट ना हो, तो हमेशा एक्शन रिएक्शन होता है, और एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल अपोजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल, if we have two charged objects, if we place them close to each other at certain distance, they exert force on each other. ठीक है ना? और वो दोनों फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं, वो होता है इक्वल एंड अपोजिट. सो अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ओबेड हियर इन इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है ना? इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट है, किसी डिस्टेंस पे रखेंगे, एक मैग्नेट दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, दूसरा मैग्नेट फर्स्ट मैग्नेट पे एक्सर्ट करेगा फोर्स, बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट. इसी तरह से अगर ये मार्कर है, ठीक है ना, अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, विच आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, उनको वो अट्रैक्ट करता है अर्थ विद सम फोर्स. जिस फोर्स से अर्थ इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रही है ना, उसी फोर्स से ये मार्कर अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज ओबेड हियर. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इज दिस क्लियर टू यू? तो अब हम इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं. तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इंशाल्लाह वो आगे डिस्कस करेंगे हम. नेक्स्ट लेक्चर शायद वही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो यहाँ पे मैं बता दूंगा, लेट्स कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम. एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक सिस्टम है, ठीक है. एक आइसोलेटेड सिस्टम में बनाऊंगा. यहाँ पे इमेजिनरी बॉक्स में ले लूंगा, इमेजिनरी बॉक्स. इस बॉक्स में सपोज two objects are there. This object A, this object B. ठीक है? This object A and this object B. An isolated system. Isolated system means these two objects interact with each other, but there is no external force acting on the system. उसको कहते हैं isolated system. यहाँ से कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, खाली ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर फोर्स. That then this system of two objects is called what? आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है? ये खाली दो ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का भी सिस्टम हो सकता है. 3 ऑब्जेक्ट्स का, 3 ऑब्जेक्ट्स का, n ऑब्जेक्ट्स का आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है. यहाँ पे सिंपलेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम दिया, इसका ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स. सपोज दीज 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ठीक है ना? सपोज दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v1, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी सपोज v2, अपोजिट डायरेक्शन. व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड. सो लेट देम कोलाइड. ठीक है ना? ये खाली ये मैंने एक केस लिया, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सपोज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर एक की स्पीड ज्यादा होगी और दूसरे की स्पीड कम होगी, तब भी वो कोलाइड करते हैं. अगर एक बॉडी यहाँ से आ रही है, दूसरी बॉडी यहाँ से आ रही है, तब भी वो कोलाइड कर सकते हैं. डिफरेंट केसेस, ठीक है ना, जहां पे ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे. सो सपोज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट ट्रैक, सो दे विल ऑब्वियसली कोलाइड. लेट देम कोलाइड. जब ये कोलाइड करेंगे, इनिशियली इसका कुछ लीनियर मोमेंटम था, सपोज P1, इसका कुछ लीनियर मोमेंटम था P2. टोटल मोमेंटम क्या था सिस्टम का? P1 प्लस P2. ठीक है? दिस इज द टोटल मोमेंटम.
जब ये कोलाइड करेंगे, दिस इज बिफोर कोलिजन, जब ये कोलाइड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तब इसका मोमेंटम डिफरेंट होगा p1 डैश, इसका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा आफ्टर कोलिजन p2 डैश, तो वो बराबर होगा बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। इज दिस क्लियर? जो मोमेंटम इसमें कम हो जाएगा वो उतना ही ये गेन करेगा, जो ये अगर इसने लूज किया कुछ मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम इसमें वो गेन हो जाएगा, ये गेन करेगा उतना मोमेंटम। इज दिस क्लियर? द नेट मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यही हमें यहाँ पे यूज करेंगे। इज दिस क्लियर टू? तो व्हाट इज द नेट? मान लीजिए आफ्टर कोलिजन इसमें चेंज आ गई, डेल्टा पी वन बी द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे लिखिए ए, एंड delta PB with the change in linear momentum in object B. What is total change? Total change is zero. अगर law of conservation of linear momentum जब हम ऐड करेंगे, it comes out to be zero. ठीक है ना? ये zero आएगा. So it means that in an isolated system, under law of conservation of linear momentum, the net change in the linear momentum of the system is zero. Is always zero. It remains conserved. There will be no change in the linear momentum. जो objects में change आती है, मगर जब net देखते हैं, that is zero. This is law of conservation of linear. ये हम यहाँ पे यूज करेंगे. So let's consider an isolated system consisting of two objects. Okay, now let's consider an isolated system. Isolated system consisting of two objects A and B. ठीक है? Okay. Suppose they are moving in the same direction, in opposite direction, suppose, ठीक है ना, along the same straight line, therefore obviously they will collide. तो यहाँ पे लिखेंगे let them collide, let them collide. अभी जब collide करेंगे, after collision what will happen? इसका पहले before collision इसका कुछ linear momentum था, इसका भी कुछ linear momentum था. After collision their linear momentum will change. Let them collide. ठीक है? अब सपोज यहां पे अज्यूम करेंगे, सपोज डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 be the change in linear momenta. Suppose delta P1 and delta P2 be the change in linear momentum of objects A and B respectively. जब कोलिजन हुआ, A का भी लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ, B का भी चेंज हो जाएगा. सो हम एज्यूम करें डेल्टा P be the change in linear momentum of object A, डेल्टा P2 be the change in linear momentum of object B respectively. During the टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा वो मान लीजिए डेल्टा टी है. टाइम ऑफ इम्पैक्ट मीन ड्यूरिंग विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. दिस इज एन इम्पल्सिव फोर्स. ठीक है ना? सो दिस इज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of linear momentum. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम? जो इसमें लिनियर मोमेंटम चेंज हुआ, इसमें लिनियर मोमेंटम चेंज, अगर उसका वेक्टर सम ले लेंगे वो हमेशा जीरो आएगा. नेट चेंज इज जीरो. डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इन दोनों का सम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. जितना इसमें इंक्रीज हुआ उतना इसमें डिक्रीज हुआ होगा, जितना इसमें डिक्रीज हुआ उतना इसमें इंक्रीज हुआ होगा. ठीक है? यानी कि एक दूसरे को कुछ ये शेयर करेंगे लीनियर मोमेंटम. ड्यूरिंग द म्यूचुअल इंटरेक्शन दे शेयर लीनियर मोमेंटम. इज दिस क्लियर? ओके, डेल्टा P1 ये शिफ्ट करें राइट साइड, इट कम्स माइनस डेल्टा P2. इज दिस क्लियर? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी. अब डेल्टा टी से दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पे दिखाएंगे हम so what will you get here?
after dividing delta P1 divided by delta T is the time of impact is equal to minus delta P2 divided by delta T. This is the total change in linear momentum of object A. This is the time of impact. And जब हम total time of impact से divide करें, this will give the total change in linear momentum with respect to time. Total change in linear momentum with respect to time. Yeah, this is, yeah, we can say this gives the average change in linear momentum with respect to time. ये भी average change in linear momentum with respect to time हमें मिलेगा यहाँ पे average change in linear momentum. ठीक है? अब इसको instantaneous बनाएंगे, instant rate of change of linear momentum. तो instantaneous बनाने के लिए हम क्या करेंगे? Use limits as delta t tends to 0 both sides. ये यूज करेंगे दोनों साइड लिमिट्स. लिमिट डेल्टा t tends to 0 of delta p1 divided by delta t is equal to minus limit delta t tends to 0 delta p2 divided by delta t. Is this clear? Okay. अब यहां पे देखिए, in calculus this can be written as dp1 as you know divided by dt. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है जब हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, वहां पे मैंने समझा दिया. तो कैलकुलस में इस तरह से लिखते हैं, तो ये भी लिखेंगे माइनस dp2 by dt. इज दिस क्लियर? शाबाश. सो यहाँ पे हम न्यूटन्स साइकिल ऑफ मोशन यूज करेंगे. अकॉर्डिंग न्यूटन्स साइकिल ऑफ मोशन, व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए. This is time rate of change of linear momentum of object A. And according to Newton's cycle of motion, this is called a force acting on A, on object A. So this implies that this is equal to what? Force on A, object A. Is this clear to you? Is equal to minus rate of change of linear momentum of object B is equal to force acting on B, according to Newton's cycle of motion. So यहाँ पे लिखेंगे force on object B. Is this clear? तो force on A पर कौन force act करता है? It is B which exerts force on A during interaction. ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे force on A due to B is equal to minus, ठीक है, force on B पर कौन force exert कर रहा है? It is A, object A B पर exert करता है force. तो यहाँ पे लिखेंगे minus force on B due to A. Is this clear? And this is what we call Newton's third law of motion. जितना A B पर फोर्स एक्सर्ट करता है उतना ही B A पर फोर्स एक्सर्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इस तरह से हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव कर दी. Is this clear? Thank you very much.